सबको नमस्कार। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस चल रहा है। आपका कैसे है? गुड गुड। लास्ट टाइम आप नहीं आए थे क्या? हाँ, थोड़ा बाहर था और ठीक से क्लास अटेंड कर नहीं पाया। ओके। बाहर में होता नहीं है, ये थोड़ा अटेंटिव देने होता है ना। हम्म। लास्ट क्लास में एक चीज मेरा समझ में नहीं आया, ठीक से देखता हूँ, आज मैं गुरुजी को पूछूंगा। हाँ जी। लास्ट क्लास एक चीज मेरा समझ में ठीक से नहीं आया। अच्छा अच्छा। नोबांग नोबांग एनालिसिस। ओके। तो थोड़ा सा गुरुजी भारबली बताया, बोर्ड पे थोड़ा दिखा देने से ठीक था। हम्म। बाकी क्लास तो सब अटेंड किया, वही बातें देखता हूँ। हम्म। आपका लगन शुद्धि का ही बात हो रहा सब। क्या बोला है? आपको लगन शुद्धि का मालूम करना था ना, वही बात कर रहे हैं आज कल। लास्ट टाइम। हाँ 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 हाँ, लग्न शुद्धि हुआ, उसके बाद जो नवांश बनाए थे ना, नवांश हम्म एनालिसिस, उसमें ग्रह नवांश एनालिसिस में हमको जरिए गोचर पुस्तिका में जाने पड़ेगा, वो भी उसको कंसिडर है D1। तो एक ग्रह कैसे क्या 26 डिग्री 40 डिग्री, वो थोड़ा सा मैं भी बाहर था, वर्गोत्तम कैसे होता है, तो थोड़ा थोड़ा तो गैप रह गया। हम्म। मैं थोड़ा नोट किया, लेकिन नोट करने से मजा नहीं आया, छोड़ दिया। ठीक बात सर। देखता ठीक हूँ। बात। हाँ, ये लग्न शुद्धि, सूक्ष्म मुहूर्त, व्यवस्था लग्न शुद्धि, शादी का लग्न शुद्धि, ये इस मुहूर्त में अच्छे से एक्सेप्ट करने पड़ेगा तो मजा आएगा। हम्म। आप कहाँ रहते हो अतुल जी? मैं हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद, फरीदाबाद। हाँ। फरीदाबाद में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का भी एक हॉस्पिटल है शायद ना, एम्स हॉस्पिटल, मालूम है कौन सा? आपका? एम्स हॉस्पिटल, पता नहीं डॉक्टर है। विश्वरूप रॉय चौधरी, होगा। फरीदाबाद में। मालूम नहीं है, होगा जरूर होगा। अच्छा। अब क्या काम करते हैं हॉस्पिटल में? रिटायर्ड रिटायर्ड। आई एम 67 ईयर कितना साल ओल्ड हुआ? सर। सिक्सटी ओह सेवन अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। इसे कहाँ क्या काम किया था? अरे क्या काम काम करते बहुत हैं? बहुत काम किया। ऑल ओवर इंडिया। अच्छा आपका आसाम में गुवाहाटी में भी था। अच्छा अच्छा। हम्म। आइएगा कभी गुवाहाटी में। आएंगे। गुवाहाटी गुवाहाटी आने से कांटेक्ट कीजिएगा। श्योर श्योर। ना आपको दिखाई नहीं दिया, इसलिए नहीं पहचान होगा, नाम से पहचान होगा। आप प्रैक्टिस करते हो क्या एस्ट्रोलॉजी? हाँ जी। आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ में? स्टोर कभी कभी होता है, कोई ग्रुप ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें कुछ आता है चार्ट्स वगैरह। और बाकी फैमिली एंड फ्रेंड्स अच्छा ओनली। बेसिकली फैमिली एंड फ्रेंड्स अच्छा का ही अच्छा देखते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी बदलानी। बदलानी जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। दीप्ति प्रणाम। अल्पना जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जीवेश क्या हाल चाल? बस बढ़िया गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। तो गया वगैरह घूम आई अल्पना जी आप? जी गुरुजी। कैसा लगा? सब सब बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हो गया। अ, हम्म वो तो बहुत ही अच्छे से, पंडित जी थे साथ में, हमारे साथ ही कंटिन्यूस। तो हम्म। उन्होंने करा दिया, बनारस से ही पंडित जी थे साथ में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पूरा करा दिया और फिर वहां से वो गया से बनारस वापस चले गए और हम यहाँ जमशेदपुर वापस। चलिए अच्छा। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आशुतोष प्रधान जी प्रणाम। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछूं गुरुजी? हम्म। गुरुजी ये जो गुरु का जो दान होगा, कहाँ किसको दिया जाएगा? ब्राह्मण को देंगे या मंदिर में देंगे, ऐसा?
मंदिर में ब्राह्मण ही होते हैं। वहां पे जाके दे देने से चलेगा वो? हाँ हाँ, इसीलिए कौन सा तो मंदिर गुरुजी? विष्णु कोई भी विष्णु का मंदिर मंदिर? में करो, कोई विष्णु मंदिर मिल जाए, किसी भी मंदिर में जा करके ठीक दे है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। या घर में आसपास में कोई ब्राह्मण हो तो उसको भी दे सकते हैं, कोई आपका पुरोहित है या और कोई है, उसको भी दान दे सकते हैं। ठीक है ना। गुरुजी, एक गुरु का दान का मंदिर में देने के लिए होना है ना, दान मीन्स का जो पुअर है उसको देना है। सब पुअर को ही दे दीजिएगा तो ब्राह्मण पुअर हो जाएगा। ठीक है ना। ना और मैं हर जगह, आप गुरु का दान बताया ना हर इसलिए। हर जगह लिखा है, पुराने किताब जितने पलट के पढ़ेंगे ना, सब जगह लिखा हाँ, पुअर एक गरीब ब्राह्मण था नहीं लिखता था, एक दरिद्र ब्राह्मण था। बड़ा प्रॉब्लम है भाई। दरिद्र, अच्छा। हाँ, वो तो ब्राह्मण था, हम्म, ऊपर से दरिद्रता थी उसे। ये कौन सा सांप था कि सब कोई बोलता था एक दरिद्र ब्राह्मण था। अगर उसकी कोई कहानी है तो आप 90% कहानी में सुनोगे एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था तो लिखा ही नहीं। ठीक है ना। तो जो दरिद्र होगा, दान की जरूरत उसे है ना, गरीब को भी हाँ, तो उसलिए बताया। हाँ, मोदी जी दान दे ही रहे हैं, 5 किलो अनाज एक आदमी को दे रहे हैं, तो वो तो है ही। चलिए। गुरु जी, मेरा एक बात पूछना है। लास्ट क्लास में ठीक से अटेंड कर नहीं पाया, तो अभी तक जो मुहूर्त अब दिखाया दिखाया अच्छा लगा, लेकिन ये जो नवांश एनालिसिस में जो जो चीज आप बताया था, थोड़ा दोबारा बोर्ड में थोड़ा सा दिखा देने से अच्छा लगेगा, सुविधा होगा। तो वर्गोत्तम बताया था, 3 राशि है, वो कैसे वर्गोत्तम है, वो थोड़ा सा भरबली आप बताया, तो ठीक डाइजेस्ट कर नहीं पाया। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाए, बता देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि हमसे अच्छा दीप्ति बता देगी। इसीलिए। गुरुजी, मैंने क्लास तो नहीं अटेंड की थी, मैंने जो वीडियो देखा उसमें जितना मुझे समझ आया कि अगर हम लग्न बना रहे हैं विवाह के लिए, तो उसमें नवांश में अगर कोई भी द्विस्वभाव राशि है, 3, 6, 9, 12, तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर लग्न 26 डिग्री 40 मिनट से ऊपर भी है तो भी, क्योंकि वर्गोत्तम हो जाता है, तो उसको ले लेंगे। और चर और स्थिर राशि है तो उसमें अगर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है तो उसे नहीं लेंगे। मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ, मुझे बस इतना समझ में आया वीडियो देख के। चर राशि में वर्गोत्तम कैसे होगा? चर राशि में जो है, पहले नवांश में अगर ग्रह होगा तो वो वर्गोत्तम होगा, और स्थिर राशि में 5वें नवांश में जो होगा। चर राशि में मतलब 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर कोई ग्रह होगा तो वो वर्गोत्तम होगा। हम्म, और स्थिर राशि में 5वां नवांश मतलब 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर कोई ग्रह होगा तो वो वर्गोत्तम होगा। अब असीम जी उठ के चले गए, अब क्या समझेंगे वो। ठीक है ना, अब आने देते हैं। अच्छा, कान में जंतर लगाए हुए हैं। समझ में आ गया असीम जी? असीम सेन जी। हाँ, वो पावर कट हो गया ना, वो तरह चार्जर ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं वो ये माउस देख रहा था ना, आया वो थोड़ा सा आप तरह के बोर्ड में दिखा दीजिए। वो चीज तो जाके मैं नोट कर रहा था, लेकिन बीच में नोट छूट ना गया। ना, वो यार, ये तो क्या। आप को 2-3 जगह है। एक तो मैंने नवांश बनाना सिखाया हुआ है, यूट्यूब पे भी सिखाया है। और दूसरा क्या है, याद रखना है कि चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम होता है, द्विस्वभाव राशि का 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है, क्षमा चाहेंगे, स्थिर राशि का 5वां नवांश वर्गोत्तम होता है,
और द्विस्वभाव राशि का नवा नवांश वर्गोत्तम होता है, बस इतना ही याद रख। ठीक है ना। चर का पहला, स्थिर का पांचवा और द्विस्वभाव का नवा नवांश वर्गोत्तम। इससे ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं। आप कहीं भी किसी भी इसमें बनाएंगे तो वो उसी तरह से होगा। नवांश बनाने के लिए सीखना है तो वर्ग चार्ट करके एक लेसन दिया हुआ है हमारे YouTube वीडियो में, वहां जा करके आप उसको सीख सकते। क्लियर हो गया? ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, बहुत कोई कठिन चीज नहीं था, बहुत आसान चीज था। वो थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए होंगे इसीलिए कठिन लग रहा हो। कुमार प्रवीण बताइए क्या प्रश्न है? सर प्रणाम। सर लास्ट क्लास एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो हम जैसे देखते हैं कि लगन से अष्टमेश या द्वादश की राशि विवाह के लगन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी चंद्रमा से देखते हैं। तो अगर हम चंद्रमा से अष्टमेश की राशि अष्टमेश देख रहे हैं, लगन में नहीं होना चाहिए, तो वो लगन का मित्र हो या चंद्रेश का मित्र हो, तब उसको जो है एडमिसिबल करेंगे। भाई यदि अष्टमेश लग्न का मित्र है, लग्नेश का मित्र है, तो फिर हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसी चंद्रमा से तरह अष्टम। से सुन तो लो जी। भाई, पूरी बात सुन लो। जी। चंद्रमा जहां बैठा है उसके स्वामी का मित्र यदि अष्टमेश है तो फिर ये वाला भी लेने का ठीक है सर। जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। चंद्रेश से हो गया, ऐसा मतलब। ठीक है सर। हम्म। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन एक ये है सर, एक यदि हम एक लगन। एक मिनट, एक फोन लेते हैं। तो दूसरा सर, जैसे ये लगन शुद्धि हम इसमें कर रहे हैं, तो इसका और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो। सुन तो लीजिए पूरी बात। तो जैसे लग्न से देखेंगे वैसे चंद्रमा से भी अष्टम के स्वामी यदि मित्र हैं तो आप लोग जानते हैं, हमने साहचर्य का नियम पढ़ाया हुआ है। नहीं। जब किसी ग्रह को अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा तो उसकी राशि यदि अष्टम में है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर हम उसको ले सकते हैं सहजता से। क्लियर हुआ? जी सर, कंफ्यूजन वही था, मैं लेकिन चंद्रेश से देख। हाँ, लेकिन यदि हम इसको भी त्याग सकें तो उत्तम है। बात समझ में आई? यहाँ कंडीशनल यूज है कि लग्नेश का मित्र होगा, चंद्रेश का मित्र होगा। तो और अच्छा के लिए यदि हम इसको भी त्याग सकें कि लग्नेश के मित्र को भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अष्टम का तो लॉर्ड है। समझ रहे हैं ना, अष्टम का तो, जी सर। अष्टम में तो वो राशि है। जी। एक रास्ता बताया गया है कि आप इस रास्ते से इस दोष को दूर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मेरा सर कंफ्यूजन ये था कि जैसे कोई मजबूरी में लेना पड़ रहा है और हम चंद्र राशि से अष्टम की राशि देख रहे हैं, तो वो चंद्रेश का तो मित्र आ रहा है, लेकिन लगनेश का मित्र नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा कोई सा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले ली। ठीक है सर। और दूसरा सर ये है कि जैसे हम लगन शुद्धि कर रहे हैं, तो इसका यूज और कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं, आपको जहां भी लग्न शुद्धि कर लेंगे तो वो फिर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं भी लग्न शुद्धि उपनयन में कर सकते हैं, शादी में कर ही रहे हैं, आप यात्रा में कर सकते हैं, कोई बड़े अनुष्ठान में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हम क्या नाम कहते हैं, 16 प्रकार के थोड़े संस्कार पढ़ रहे हैं, इसमें जहां जहां जरूरत है वहां वहां कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक हमेशा आप लोग देखेंगे जब पत्रिका उठाएंगे तो चंद्रमा, सूर्य और गुरु हर लग्नों में ये लिखा मिल जाएगा कि चंद्रमा का दान कर लें, गुरु का दान कर लें या सूर्य का दान कर लें। ऐसा लिखा मिलता है। कोई बताएंगे क्लास में तो एक ही
जीवेश बचा है, बाकी तो लोग आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं। जी गुरुजी, लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, इसको त्रिबल शुद्धि बोलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीति जी। तो त्रिबल शुद्धि की जरूरत शादी में होता है, और अगर त्रिबल शुद्धि नहीं है तो इसका दान करके हम शादी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा रुकावट नहीं कहा गया। लेकिन अगर त्रिबल शुद्धि कर लिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये होता क्या है और कैसे होता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा गया है कि इस तीनों का, किसका किसका, सूर्य का, चंद्रमा का, बृहस्पति का गोचर की स्थिति का विचार करना जातक के विवाह मुहूर्त चयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लड़के के लिए गोचर के सूर्य एवं चंद्रमा के बल, और लड़की के लिए गोचर के चंद्रमा एवं बृहस्पति के बल का विचार किया जाता, ठीक है। अब यहाँ बल का विचार भावों में गोचर को लेकर के किया जाता है। आप लोगों को मालूम है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में लिखिएगा, पहले सुन लीजिए। आप लोगों को मालूम है कि जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर विशेष रूप से देखा जाता है, ठीक है। तो जन्मकालीन चंद्रमा से जब सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर करे तो इसको शुभ गोचर कहते हैं और मंगलकारी कहा गया है। उसी तरह से जन्मकालीन चंद्रमा से जब चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से जब चंद्रमा पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव से गोचर करे वो मंगलकारी माना जाए, शुभ गोचर माना जाए। और जन्मकालीन चंद्रमा से बृहस्पति यदि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव से गोचर करे तो वो शुभ माना जाता है। ये सबको पता है जी। जी गुरुजी। जी। तो इस अवस्था में यदि चंद्र, मंगल और बृहस्पति हो तो फिर एक बार याद कर लेना है कि लड़के के लिए सूर्य और चंद्र को देखा जाएगा और लड़की के लिए चंद्रमा और गुरु को देखा जाएगा, उसके लिए सूर्य को नहीं देखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो साधारण गोचर है, इसका मतलब वो यदि अच्छा में जा रहा है, जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तीसरे में है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ त्रिबल शुद्धि नहीं हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। अब लिख लिए, जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ, 1, 2, 5, 7, 9 भावों में मध्यम, अर्थात पूजा पाठ द्वारा मंगलकारी बनाया जा सकता है, 4, 8, 12 भावों में अशुभ कहा गया है। ये तो सूर्य का हो गया। अब उसी तरह से चंद्रमा का लिख लीजिए। चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा का गोचर पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव से हो रहा हो तो शुभ, दूसरे, 5वें, 9वें भाव से गोचर हो रहा है तो मध्यम,
और 4, 8, 12 से गोचर हो रहा हो तो अशुभ माना जाता है। उसी तरह से बृहस्पति के लिए लिखना है, जन्मकालीन चंद्रमा से गोचरवश बृहस्पति दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव से गोचर कर रहा हो तो शुभ पहले, तीसरे, छठे और 10वें भाव से गोचर कर रहा हो तो मध्यम और चौथे, 8वें, 12वें से गोचर कर रहा हो तो अशुभ माना जाता है। तो हमको 2 चीज याद हो गया। क्या 2 चीज याद हो गया दीप्ति, बताओ। गुरुजी एक तो ये कि गोचरवश सूर्य चंद्रमा गुरु कोई भी 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तीनों अशुभ है। बाकी जो गोचर में हम देखते हैं जिस जगह पे शुभ होता है, जैसे सूर्य 3, 6, 10, 11 में शुभ होता है तो उसको शुभ लेंगे, और 4, 8, 12 के अलावा जो बचा वो मध्यम है, उसमें पूजा पाठ करके उसका शुद्धि करी जा सकती है। जी और ऐसे ही चंद्रमा भी जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर में जहां जहां शुभ रहता है वहां शुभ है, 4, 8, 12 में अशुभ है, और शेष में पूजा पाठ से शुभ किया जा सकता है। इसी जी। तरह गुरु का भी। तो ये आप लोग समझ लिए कि आपको किसी को भी याद करने की और रटने की जहां तक संभव है, मुहूर्त में कुछ चीजें हैं जो चार्ट बना करके रखने की जरूरत है, और कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। किसी बड़े बड़े आचार्य को पूछ लेंगे त्रिबल शुद्धि, तो वो पंचांग में ही देख करके बताएगा। समझ गए ना? वो कभी भी आप मंदिर चले जाओ और वहां पंडित से बोल दो कि हमको एक शादी का मुहूर्त दे दीजिए, तो वो न लड़की का बर्थ डेट मांगेगा न लड़के का बर्थ डेट मांगेगा, आपको मुहूर्त दे देगा। और बहुत योग्य है तो वो बता देगा चंद्रमा का दान कर लेना, गुरु का दान कर लेना। वो उसको ये नहीं पता कि चंद्रमा और गुरु का दान क्यों लिखा गया है, ये त्रिबल शुद्धि से आया है, ये उसको नहीं पता है, वो आपको बता देगा। अगर आप रिक्वेस्ट कर दिए कि त्रिबल शुद्धि देख लीजिए, हमको लगता है आधा भूत उसका खराब हो जाए। समझ गए? तो इसीलिए कहा जाता है कि मुहूर्त के लिए यजुर्वेदाचार्य काफी नहीं है, मुहूर्त के लिए ज्योतिषाचार्य ही होना चाहिए, जिसको सारी गणनाएं पता हो। ठीक है ना? जो जनरल पंडित हैं वो तो पंचांग देख करके ऊपर नीचे बता देंगे, वो इतना नहीं कर पाएंगे भाई आपके लिए, इतना कर पाना उसके बस की बात नहीं। तो त्रिबल शुद्धि आपको जन्म चंद्र पता हो तभी तो आप कर सकेंगे ना। सब अलग अलग जातक जातिका के लिए अलग अलग होगा, उसमें भी जातक के लिए सूर्य चंद्र होगा और जातिका के लिए चंद्रमा गुरु हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसी को, इस 3 ग्रहों का शुद्धि इसी प्रकार से होता है, इसको त्रिबल शुद्धि कहते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आसिम सेन जी याद रहेगा ना? हाँ हाँ, एक बात थोड़ा पूछना है। हाँ, एक शादी बात का पूछ मुहूर्त लीजिए। देखने के लिए, हाँ, मुहूर्त देखने के लिए हम गया पंडित जी का पास, तो 1 महीना बाद, 10 दिन का बाद शादी का मुहूर्त देखना है। अकॉर्डिंगली वो परासर लाइट में जाके गोचर में देखेगा क्या सिचुएशन आ रहा है। अगर देखो ये सूर्य का पोजीशन मध्यम है तो मुझको दान करना है, तो शादी अभी तो डेट 10 दिन या 15 दिन का बाद होने वाला है। इन दिनों में दान
पहले से कोड देना पड़ेगा अगर नहीं, उसी नहीं। डेट में शादी होना है? हैं? शादी के टाइम पे उसका पूजन करवा दीजिए, उस ग्रह का अच्छा, विशेष रूप से ठीक है। मंत्रोच्चारण हो जाएगा, ओ ठीक, और उसी समय अच्छा पे समझ दान गया। करवा दीजिए, चाहे आप 11 रुपया दान करवाइए हाँ, या 1000 रुपया दान करवाइए, अच्छा या थैंक उसका यू। सामग्री ओके दान ओके करवा थैंक दीजिए, चावल दाल, वो पंडित पहले लिखा देगा कि ये ले आना, इसको दान करा देना, करा दीजिएगा, वो पंडित जो करा रहा है वही रखेगा। ठीक 1 महीना 15 ठीक दिन पहले ओके कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके ठीक ठीक। जी आशुतोष प्रधान जी, आपका क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, ये अशुभ गोचर जो है उसके लिए भी दान कर सकते हैं कि वो वर्जित है? जो 4, 8, 12 है वो वर्जित है। इसमें दान भी नहीं चलेगा, मतलब कोई नहीं, पत्रिका नहीं सकती? ठीक है गुरु। समझ रहे हैं, 4, 8, 12 को वर्जित ही मानना है। इसीलिए कहा जाता है, जो योग्य ज्योतिषाचार्य हैं, ठीक है ना, कि भाई लड़का लड़की का पत्रिका भेज दो तो हम आपको डेट निकाल के देंगे, ठीक है ना। अब लड़का लड़की का पत्रिका मांग ही नहीं रहा, क्या डेट निकाल के वो देगा आपको? जो डेट निकाल के देगा वो एक तिथि है, जिस दिन शादी का तिथि है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेष राशि वाले का शादी का तिथि है, जरूरी नहीं है कि तुला राशि वाले का शादी का तिथि है, जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको कई प्रकार के बलों से गुजरना है, कई प्रकार के शुद्धियों से गुजरना है, उसके लिए आपको लड़का लड़की का पत्रिका निकालना होगा। आप डेट निकाल दो, 20 को भी है, 21 को भी है, 22 को भी है, 25 को भी है। अब उसमें से दोनों लड़का लड़की के हिसाब से कौन वाला अच्छा है, 21 वाला या 26 वाला या 27 वाला या 28 वाला? पंचांग आपको डेट दे दिया है कि इस डेट में लत्ता दोष पत्ता दोष नहीं है, आप विवाह कर सकते हो, लेकिन उसके बाद लग्न शुद्धि आप ही को करना है, त्रिबल शुद्धि आप ही को करना है, ये सब पंचांग करके नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब एक निकास बताया गया कि यदि चंद्रमा, सूर्य या गुरु 4, 8, 12 में हो, स्थिति बस स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, बलि नवांश में हो, तो यहां भी पूजा पाठ करके काम कर लेना चाहिए। इस बात को याद रखने की जरूरत है। अब यहां तक हो गया, कुछ विचार विमर्श अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, उसको सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, यूज में कितना आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। कई लोग इसको मानेंगे और कई लोग नहीं मानेंगे। सगोत्र, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। सपिंड कहा जाता है कि पिता के 7 और माता के 5 पीढ़ियों तक के मध्य विवाह त्याज्य है। यहाँ अनुवांशिकीय संबंधी अनुसंधान में भी ऐसे विवाह की सम्मति नहीं देते हैं। लेकिन सगोत्र विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अब मान्य माना गया है। यदि आप इस विवाद को लेकर के चले जाएं कि हमारा शादी सगोत्र में हो गया है, हम शादी नहीं रखना चाहते हैं, इसको नल एंड वॉइड कर दीजिए, तो अब ये नहीं होगा, पहले ये हुआ करता था, ठीक है। तो अब सगोत्र शादी को कानून मान लिया, शादी ही मान लिया, अलग से कुछ नहीं माना।
तो इसीलिए आप लोग भी सगोत्र शादी को मान्य मानेंगे क्या? नहीं। गुरुजी अगर आपकी आवाज कम हो गई थी, बिल्कुल नहीं आ रही। हमारी आवाज कम हो गई, जी ये छींकने पे कम हो गई या ऐसे कम हो गई? अभी भी कम आ रही है। आज तो बहुत देर तक चार्ज में लगाया हुआ था, पता नहीं क्यों कम हो गई। कम की है, मैं बंद कर 50% आ गया। अभी ठीक आ रही है? और जी अब ठीक आ रही है? एक बारी जी और बोले। हमको लगता है कि रीस्टार्ट किए हैं, हो अब सकता ठीक है है, ठीक जी हो अब गया हो। ठीक है। अब ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। चलिए ठीक ठीक ही चले तो थोड़ा देर और क्लास ले लें। तो पिता के 7 पुस्त और माता के 5 पुस्तों को माने या ना माने, सगोत्र में शादी को वर्जित रहना चाहिए, ये कहना होगा। अब कुछ प्रदेशों में, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में, जातक अपने मामा की लड़की से विवाह कर सकता है। तो यहां तो 3 पुस्त हुआ नहीं, 5 पुस्त हुआ नहीं। तो आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, महाराष्ट्र की भी बात है। और उसमें कौन होते हैं ऐसे जो मामा के लड़की से शादी कर लेते हैं? लोग कहते हैं बच्चा मुसलमानों में तो दूध बार्जन है कि एक ही माता पिता के पुत्र और पुत्री हैं, एक को अपना दूध पिलाए और दूसरे को नहीं पिलाए हैं तो वो दोनों का शादी करा सकते, ठीक है ना? ये इस्लाम धर्म में इसको मान्यता है कि एक ही माता के 2 संतान है, एक बेटा एक बेटी है। तो बेटा को दूध पिला दिया, बेटी को दूध नहीं पिलाया, उसको मौसी का ताई का दूध पीने दिया, अपना दूध नहीं पिलाया, तो उसकी शादी आप करा सकते। गरीबी को लेकर के महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कई ऐसे प्रदेशों में, कई जातियों में, हर एक जातियों में नहीं है, आप इस बात को मानिएगा। अब कई जातियों में क्या है, तो जिसको आप लोग SC ST बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत OBC के अंतर्गत भी आ गए हैं, में मामा के लड़की से शादी करने का विधान इसलिए चला दिया गया कि कोई विशेष डिमांड नहीं होगा, बहुत अधिक खर्च नहीं होगा, कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। विवाह में 100 प्रकार के खर्च होते हैं, इसीलिए मामा के बेटी से शादी हो सकती, ठीक है। लेकिन ये सवर्ण नहीं करते। आप यहाँ कहेंगे कि गुरुजी आप भी ये सवर्ण और OBC और जातिवाद लेकर के बैठे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कुछ प्रदेशों में कुछ जातियां, जब जाति है ही तो मैं मना कहाँ कर सकता हूं, इस प्रकार के विवाह कर लेते हैं कि वो अपने मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो कई बार डिबेट में बोल देते हैं कि आपके यहाँ भी तो आंध्र प्रदेश में मामा की लड़की से शादी हो जाता है, तो मुसलमान को ही दोषी क्यों ठहराते हो? कि मामा की, मौसी की, बुआ की, किसी की भी लड़की से, लड़के से शादी हो सकती, ठीक है ना, चाचा के, किसी के भी लड़के लड़की में शादी हो सकती। तो सरल है, उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ देखिए, दहेज भी है, बहुत बहुत पिंगलबाजी है। पिंगल मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, 100 तरह का जो है सो प्रॉब्लम है शादी में, ठीक है ना। अब दहेज नहीं लेंगे तो गाड़ी दे दीजिए, तो गहना दे दीजिए, तो ये दे दीजिए, तो वो दे दीजिए। एक शादी करना है तो आपको बहुत सारे खर्च करने की जरूरत है।
और जहां मामा से मौसी के चाचा के लड़के हो, तुम ज्यादा शादी में खर्च कराओगे, नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ, चाचा की लड़की से कर, छुट्टी, क्या दिक्कत। जहां ऑप्शंस बहुत हैं वहां पैसा कम लगेगा, पैसा कम खर्च होगा, और जहां ऑप्शन है ही नहीं वहां पैसा बहुत लगेगा। यहाँ हम लोगों में दादा का 7 पुश्त और नाना का 5 पुश्त तक परहेज करना है, शादी नहीं करना है। चलो आगे बढ़ लेते। दो सगे बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा पिछले जमाने में भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि दो सगे भाइयों का विवाह दो सगे बहनों से नहीं करना चाहिए। अब ये शास्त्र ये भी कहता है। अब आ जाता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो शादी हुआ वो सब तो जनक की पुत्रियां थी, तो वहां कैसे हो गया। तो राम और भरत लक्ष्मण ये आपस में भाई नहीं थे, सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे, ठीक है ना। लेकिन उधर से तो सगी बहन थी, तो इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि दो सगे भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से नहीं करना चाहिए, और ये सोशल दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको मान लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ लेते। कहा जाता है, ये ज्येष्ठ मास वाला पहले भी बताए होंगे, सबसे बड़े पुत्र सबसे बड़े पुत्री कोई भी हो तो ज्येष्ठ मास में शादी नहीं करना चाहिए। तो ज्येष्ठ माह में उसकी शादी को वर्जित करना चाहिए, बाकी लोगों का शादी हो सकता है। कहता है पुत्र के विवाह के पश्चात यदि आपने पुत्र का विवाह किया तो परिवार के 3 पीढ़ियों की किसी भी लड़की का विवाह अगले 6 मास तक या उस संवत्सर में नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको लोग नहीं मानते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बेटा का विवाह आपने कर लिया तो आपका भाई, ठीक है ना, वो अपने पुत्री का विवाह या आप स्वयं अपने पुत्री का विवाह उसी साल में नहीं कर सकते। तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं, मामा के यहाँ जाके कर लो, खुद दान मत करो, मामा से दान करवा लो, ठीक है ना। तो यदि पुत्र का शादी कर लिए या पुत्री का शादी कर लिए तो अब दूसरे का शादी मत कीजिए। एक ही साल में दो दो उत्सव, शादी जैसा उत्सव परिवार में नहीं हो। तो ऐसे स्थिति का परिहार के लिए मामा के यहाँ या जा करके मामा से दान करवा करके शादी कर लेते हैं। अब तो सारा शादी बैंक्वेट हॉल में होने लगा है, तो इसीलिए मामा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मामा दान कर दें, समझ रहे हैं, फूफा दान कर दें तो परिवार से अलग हो गया। तो ऐसे शादी कर सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि अगर पुत्र की शादी हुई तो आप पुत्री की शादी उस संवत्सर में या अगले 6 महीने तक ना करें तो ज्यादा अच्छा। कहता है कि पुत्र अथवा पुत्री किसी का भी विवाह हो, उसके उपरांत परिवार के 3 पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियां समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवार हो जाएगा, 6 मास अथवा उच्च संवत्सर तक किसी का चूड़ाकरण अथवा उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए।
तो उपनयन संस्कार में इसको माना जाता है कि पिछले अगर इस साल शादी हुई, इस साल उपनयन नहीं होगा। और ये 3 पीढ़ियों में मानने का मतलब है कि आपके पिताजी 3 भाई हैं और उसके दादा, मतलब पिता, हम, हमारे पिता और उनके पिता, ये 3 पीढ़ियां हो गई। इस 3 पीढ़ियों में किसी भी बच्चे का शादी और उपनयन नहीं करेंगे जब तक संवत्सर बदलेगा नहीं। ठीक है, तो पंडित पूछेगा ही नहीं, आप जाओगे तो आपको डेट बता देगा। ठीक है ना। तो आज हमारे पत्नी को किसी ने बता दिया, हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, ठीक है, एक हमारे भतीजे का शादी हुआ है, तो लगभग 3 पीढ़ी पार कर चुके हैं, इसी साल हुई है। तो हम बोले नवंबर में डेट रख के बेटी का शादी कर लेते हैं। अरे 6 महीना हो गया, क्योंकि उसका शादी फरवरी में ही हुआ था। ठीक है, तो बोले कुछ भी हो 2024 में शादी नहीं करूँ। ठीक है, अच्छा उसको 2024 में नहीं करना है ये बता दिया गया है, वो संवत्सर का ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं ना। उस साल दूसरी शादी नहीं होगी ये किसी ने बता दिया, ये उसको पता है कि दूसरे संवत्सर बदलेंगे ये नहीं पता। तो अब अगर फरवरी में भी डेट रखते हैं तो संवत्सर तो यही रहेगा नहीं, संवत्सर बदल जाएंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में संवत्सर बदलता है, अप्रैल के आसपास, मार्च, लास्ट मार्च अप्रैल में बदलता है। तो संवत्सर बदल जाएगा, तो उसको संवत्सर बदलना है, ईयर बदलने से मतलब नहीं है। तो आप लोग भी कभी कभी यदि ऐसा आप लोगों के सामने भी आ जाएगा, तो मैंने उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, क्यों कि उसको इस इस विद्या से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए उसको किसी चीज का जरूरत होता है तो हमारा भतीजा बनारस से पढ़ा लिखा है, हम बोलते हैं तुम उसी से बात कर लिया करो। ठीक है ना, तो वही बोला होगा कि चाची जो है सो इस साल शादी मत कीजिए, वो साल बोल दिया होगा, ये संवत्सर समझ गए, संवत्सर समझने का इसको हिम्मत ही नहीं है, तो वो साल बता दिया, तो अच्छा ही किया। ठीक है, तो वही बोली कि इस साल शादी नहीं करेंगे। हमको बोलती आप सीधा मना करते हो, ये कुछ समझाते नहीं हो। हम कहते हैं कि समझाने का तो हम पैसा लेते हैं, तुम पैसा दोगी नहीं तो तुमको समझाने से क्या फायदा है। ठीक है ना, और गुरु आप जी उस समझिए दिन कि दोनों इतना पढ़ाने के बाद तब आप समझ पा रहे हो उसको। मैं डायरेक्ट कैसे किसी क्लाइंट को या किसी परिवार के सदस्य को आप समझा सकते हो। तो चलिए, तो ये आप लोगों को याद रहेगा कि संवत्सर बदलना जरूरी है, संवत्सर बदल जाए तो शादी कर लीजिए। अगर परिवार में भी शादी हुई है तो भी कोशिश कीजिए कि अगर आपके देवर के जेठ के लड़के की या लड़की की शादी हो गई है तो उसी साल अपने लड़के लड़की की उस संवत्सर में शादी न करें, और करें तो कम से कम 6 माह गुजर जाने के बाद करें। और 6 माह जो मानेंगे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन, ये मानेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं मानेंगे। कहता है कि विवाह होने के पश्चात विवाह की निश्चित मतलब तिथि आपने ले लिया, इस तिथि में विवाह करना है, और किसी की मृत्यु हो गई परिवार में 3 पीढ़ी तक, ठीक है, तो क्या करेंगे, शादी कैंसिल कर 6 महीने तक। 1 महीने के। आप 13 दिन में शुद्ध हो जाते हैं,
उसके बाद 1 महीने तक इसको मानेंगे और 1 महीने के बाद फिर शादी करेंगे। कई लोग इसको 5 पीढ़ियों में मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा न करें। 3 पीढ़ी के बाद अगर वो गोतिया है, काट दीजिएगा, अब नहीं मानेंगे गोतिया। तुम्हारा बाप मरेगा तो हम सर नहीं मुड़वाएंगे, ठीक है ना। 3 पीढ़ी तक मानने की जरूरत है, अर्थात हम, हमारे पिता और हमारे दादा, तो ये 3 पीढ़ियां हो गई। यदि हमारे पुत्री की शादी होनी है तो हमारे दादा के जो, मतलब हमारे जो चाचा हैं, उनके घर में, हमारे घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना मानना है। अब दादा के भाई थे, उनके 2 भाई थे, उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। इतने 3 पीढ़ी तक लेंगे, दादा, पिता और हम। अब हमारा बच्चा 4थे पीढ़ी में आएगा तो 3 पीढ़ी पीछे ले लिया मैंने। तो ऐसे स्थिति में शादी कर सकते हैं, 1 महीने के बाद कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 3 पीढ़ी में हो गया तो उस समय शादी कैंसिल कर दीजिए, 1 महीने के बाद शादी कर लीजिए। कभी कभी क्या होता रहता है, ये जिंदगी मौत का कोई ठिकाना है। शादी शुरू हो गया, संकल्प ले लिया और किसी का डेथ हो गया। तब जब संकल्प ले लिए तो आपके पास सूतक नहीं आएगा, आपको सूतक नहीं लगेगा, आप शादी कर लीजिए। अब उसका दाह संस्कार आपके शादी के पूर्व नहीं होगा, दाह संस्कार शादी के पश्चात होगा, ठीक है ना। ऐसे स्थिति में लोग लड़की को तुरंत विदा करा लेते हैं और अपने घर लेते जाते हैं, ताकि उस घर में तब सूतक हो गया तो लड़की को अपने घर ले गए, वहीं पर जो विधि विधान होता है कराते हैं। जबकि हम लोगों में बहुत जगह, अब तो नहीं रखते हैं, अब तो लड़का लड़की साथ ही चले जाते हैं, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले बारात वापस हो जाता था, लड़का वहीं रह जाता था। रामचंद्र जी का भी जो विवाह हुआ था, रामचंद्र वहीं रह गए, ऋषि मुनि सारे लौट आए। वो शादी के बाद 7 दिन 5 दिन 11 दिन के बाद लड़के का जाने का मुहूर्त होता है, तो फिर लड़का वहां से आएगा वापस। फिर जब द्विरागमन का मुहूर्त होगा तो लड़की जाएगी, शादी में नहीं जाएगी। तो अब लेकिन ये प्रथा खत्म हो गया हम लोगों में भी, कि अब शादी में लड़का रुकता नहीं है, शादी में चला जाता है। अगर कोई कारण ना हो तो शादी में लड़का नहीं रुकता, पहले तो रुकना ही है, समझ रहे हैं ना। सब गेस्ट विदा हो गए, लड़का वहीं रहेगा, खूब खाना पीना मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहेगा, अब बॉडी बनाते रहेगा, ठीक है ना। तो अब तो लड़के को नौकरी करना है या और कुछ करना है तो कहाँ रुकता है कोई, ठीक है ना। तो ऐसा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यदि लग्न शुद्धि में बड़ा कष्ट आ रहा हो, आप परेशान हो गए, बड़ा प्रॉब्लम है, तो गोधूली बेला का लग्न ले करके शादी करा दीजिए। समझ गए ना। तब कहता है कि वो गोधूली बेला का जो लग्न लेंगे वो उसका क्या होगा। गोधूली बेला कहते किसको है, जब जानवर खेतों से चर के अपने घर को जाते हैं और गाय अपने पैर से धूली उड़ाते हैं, धूल उड़ाना मतलब, उसको गोधूली बेला। जानकारी के अनुसार 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के 12 मिनट पहले और सूर्यास्त के 12 मिनट बाद की बेला को, ये 24 मिनट को गोधूली बेला कहते हैं। अब सूर्यास्त हर शहर में अलग अलग टाइम पर होता है, तो उसका ध्यान रखें। अब दिल्ली में बैठ करके कलकत्ता वाले को गोधूली बेला हम कैसे बता दें। हाँ बता सकेंगे, यदि वो सूर्यास्त का टाइम हमें बता दे तो बता देंगे।
ठीक है ना। तो यदि आपको लग्न या और कुछ करने में दिक्कत आ रहा है तो गोधूली बेला में शादी कर लीजिए, जो कोई नहीं करता। बिरले कभी कोई ऐसा हो गया तो आपका गोधूली बेला में शादी करा देगा, वरना नहीं कराते लोग। ठीक है। लेकिन ये मुहूर्त अच्छा माना गया कि गोधूली बेला में किया हुआ शादी, कई सारे ऐसे लग्न शुद्धि की भी जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब विवाह के पूर्व कई सारे फंक्शन होते हैं, रिचुअल्स बोलते हैं शायद अंग्रेजी में। अलका जी, अल्पना जी, रिचुअल्स बोलते हैं ना। जी हम्म, जी, रिचुअल्स। हाँ। अब हर जगह होने लगा। पहले हमारे यहाँ हल्दी होता था, मेहंदी नहीं होता था, और संगीत होता था, रोज रात में होता था। अगर 7 दिन पहले अपने अपने कुल देवी को निमंत्रण दे दिए तो उसी दिन से रिचुअल प्रारंभ हो गया। मेहंदी भी हो सकता, हल्दी भी हो सकता है 7 दिन तक लगे, 3 दिन तक लगे, या एक ही दिन लगे। अब तो सिर्फ विध, मतलब अब रिचुअल्स में हल्दी सटा दिया जाता है और हटा दिया जाता है, यही होता है। पहले तो वो उपटन लगाया जाता था, ठीक है ना। और जिस दिन से वो उपटन लगता था उस दिन से स्नान बंद हो जाता था। लड़की फिर शादी के ही दिन स्नान करेगी। और पीले कलर की साड़ी दे दी जाती थी, 1 या 2, उसी को बदल लो, ठीक है ना। और हल्दी शरीर में रगड़े जाएंगे। और कुछ कुछ उसमें उपटन उपटन में और कुछ कुछ मिलाया जाता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उपटन लगता था। तो ये रिचुअल्स में था। लेकिन अब क्या है कि हल्दी का एक फंक्शन हो जाता है, वो समाप्त हो गया। मेहंदी का फंक्शन हो जाता है, सभी महिलाएं मेहंदी लगा लें, वो समाप्त हो गया। और संगीत के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया जाता है कि आज रात में कोई जो बड़े पैसे वाले हैं वो नेहा कक्कर को बुला लेंगे, मेरे यहाँ आ जाओ संगीत पे। छोटे मोटे कलाकार को आप लोकली बुला सकते हो संगीत पे। और नहीं तो घर की महिलाएं गीत गाएंगी और वो डीजे लगेगा, डांस हो जाएगा, तो वो संगीत हो गया। घर के सभी बच्चे बच्चे डांस कर लिए तो संगीत हो गया। पहले तो हम गांव के माहौल में रहे थे, तो गांव में महिलाएं 8-8 9 दिन 9 9 दिन तक संगीत ड्रामा बहुत कुछ खेलती थी, समझ गए ना। तो वो अब इस तरह में परिवर्तित हो गया। इसके लिए भी अब लोग डेट मांगने लगे हैं। जबकि इसके लिए जो डेट होता था, जब आप अपने भगवती को निमंत्रण दे दिए उसी दिन से आपके घर में उत्सव शुरू हो गया, समझ गए। अब आप 3 दिन पहले निमंत्रण दे रहे हो, 5 दिन पहले निमंत्रण दे रहे हो, 7 दिन पहले निमंत्रण दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों उनको निमंत्रण दे दिए तो 5 गीत सुबह 5 गीत शाम को भगवती का होना तय है, तो वो भी एक संगीत हो जाता था, समझ गए ना? अच्छा, ये तभी संभव है जब आप गांव में शादी करेंगे, आपके पूरे दादा परदादा सबके बच्चे बच्चे सबकी बहुएं होगी, सब एक साथ बैठेंगी, सबको भगवती का गीत आता होगा, सब गाएंगे। बाजार में तो आप किसी को बुलाएंगे तो उसको तो आता ही नहीं है, कहाँ से गाएगा। तो इसीलिए अब हल्दी मेहंदी और संगीत ये 3 कार्यक्रम हो गए हैं। तो इसके लिए कोई डेट देने की जरूरत नहीं है। सुविधानुसार 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपके हॉल के बुकिंग के अनुसार इसको कर लेना चाहिए। हमारा सिद्धांत यही है, ठीक है। लेकिन वर वरण और वधु वरण, वरण का मतलब होता है कि हमने वरण किया, आपको
वरण करना मतलब मैं समझाने का प्रयास करूं कि आपको पसंद किया, आपको निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ शादी के लिए उपस्थित हों, वो जो वरण होता है, जिसको आजकल रोका छेका रिंग सेरेमनी जो भी कह लीजिए, तो वर और वधु का जो वरण होता है उसमें दो चीजों का महत्व है। पहला, यात्रा मुहूर्त देख ले, और दूसरा, जो नक्षत्र शादी के लिए उपयुक्त है वो नक्षत्र होना चाहिए, और सर्वार्थ सिद्ध अमृत सिद्ध जैसे मुहूर्त मिल जाए तो अति उत्तम। समझ गए? इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा जो नक्षत्र शादी के लिए बताया गया है वो सर्वार्थ सिद्ध अमृत सिद्ध देख लीजिए, वो देख सकते हैं। द्विपुष्कर त्रिपुष्कर नहीं लेना है, क्योंकि 2 बार भरण नहीं करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए हाँ, गुरु पुष्य मिल जाए तो ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जिस समय रिंग सेरेमनी हो उस समय का चौघड़िया देख लीजिए, और इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? वर और वर वधु के वरण के लिए इससे ज्यादा की जो जो चीज पूछेगा लोग वो चीज हम आपको बता रहे हैं। अब आता है यात्रा मुहूर्त, कि विवाह तो बंधन में बंध गए, अब होटल से घर जाना है। लड़की शादी करने के लिए आई है अपने घर से, अब तो लड़की अपने घर नहीं जाएगी, वो तो अपना बैग पैक करके आई है, वो तो लड़के वाले के घर जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो विवाह लग्न शुद्ध करके दिया था उसी रिचुअल्स में इस रिचुअल्स को भी मना लेंगे और इसको सीधा विदा कर देंगे, रोकेंगे नहीं। रोकने का मतलब क्या होता है कि अब विवाह खत्म हो गया, अब 2-3 घंटे जो है सो वहां पे धमाल हो रहा है, बैठे हुए हैं, और 3 घंटे के बाद फिर जाने का प्रथा शुरू होगा। सुबह होगा तब जाएंगे, ध्रुव तारा देख लेंगे तब। तो जिसमें ध्रुव तारा में ही शादी होना है, जैसे हम लोगों का शादी ध्रुव तारा आएगा उसको देख करके ही शादी संपन्न होगा, तो तब तक तो उसको इंतजार करना है। और नहीं तो शादी संपन्न हुआ, आप उसी कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हुए अपने घर चले जाइए। अगर आपने डिसकंटिन्यू किया तो फिर चौघड़िया चेक कीजिए, फिर जाइए। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमको नहीं है। अब आ जाते हैं जो अन्य तैयारियां हैं, चाहे वो रिचुअल्स है, घर का सजावट है। पुराने जमाने में घर का रंग रोगन भी होता था कि बेटे के शादी में ही रंग रोगन करा रहे हैं मकान का। आप लोग भी अभी वर्तमान में भी लोग कराते हैं कि लड़की की शादी है थोड़ा मकान में रंग रोगन करा लें। तो ये 3 दिन पहले, 6 दिन पहले और 9 दिन पहले नहीं होना चाहिए। 1 से 11 दिन के अंदर में 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन पहले नहीं होना चाहिए। 1 दिन पहले कर सकते हैं, 2 दिन पहले कर सकते हैं, 4 दिन पहले कर सकते हैं, 5 दिन पहले कर सकते हैं,
7 दिन पहले कर सकते हैं, 8 दिन पहले कर सकते हैं, 10 दिन पहले कर सकते हैं और 11 दिन पहले कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरे 3 दिन पहले, 6 दिन पहले और 9 दिन पहले नहीं कर सकते हैं। शादी के मुहूर्त से 11 दिन पीछे करना चाहिए मैक्सिमम, और उस 11 दिन में तीसरे, छठे और 9वें दिन नहीं कर सकते हैं, बाकी के दिनों में आप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो 1 दिन 2 दिन आ गया, इसीलिए आप देखते होंगे कि 1 दिन पहले रिंग सेरेमनी हो गया, ठीक है। 2 दिन पहले तो अब मेहंदी हल्दी हो गया, ठीक है ना। 11 दिन पहले घर का रंग रोगन शुरू करा लिए, 2-3 दिन में रंग रोगन हो गया। लेकिन अब लोग 11 दिन पहले रंग रोगन तो बहुत पहले करा लेते हैं, 1 आध महीने पहले करा लेते हैं, तो उसका कोई ये नहीं है, आप करा लीजिए, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, मंडप पूजन है, ये है वो है, वो तीसरे, छठे और 9वें ऐसे में नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा पंडित जोर रखते हैं कि कल शादी है तो आज 1 दिन पहले मंडप पूजन कराओ, दूसरे दिन शादी कराओ। पंडित जी को कितना शादी कराना है पता है? एक एक रात में 2-2, 3-3 शादी करा देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो पंडित जी अपने लग्न का विचार करते रहते हैं, आपके लग्न से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आप यदि शादी कराएं तो पहले एक डेडिकेटेड पंडित जी रखिए, जो आपके लग्न मुहूर्त के हिसाब से शादी करा सके। ये नहीं कि जजमान जल्दी करो, दूसरे जगह से तो गाड़ी खड़ी है सामने और वो गाड़ी खड़ी नहीं है, वो तो उठाने के लिए तैयार है कि उठो पंडित यहाँ से। क्यों अच्छा था मेरा जब आपको यहीं बैठे रहना था, लड़ाइयाँ कर लेते। तो इसको आप लोग मान करके चलेंगे। कहा जाता है प्रेम विवाह, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। असीम सेन जी, प्रेम विवाह का मुहूर्त निकालने नहीं सीखिएगा तो बड़ा कष्ट है। आजकल तो सबको प्रेम विवाह करना है, माता पिता को पता भी नहीं चले, फेरे पड़ जाए हमारे। आर्य समाज मंदिर उसके लिए परफेक्ट है, नाम वो सर्टिफिकेट बना के दे देती है और वो वैलिड है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो वैलिड है, कोर्ट उसको मानता है। कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुआ या किसी मंदिर में शादी हुआ, वो मंदिर का संस्था जो है वो फॉर्म भरवाएगा दोनों से और एक सर्टिफिकेट बना के देगा, वो आप कोर्ट में जाके दे दो, उसी दिन आपकी शादी मान्य हो जाएगी, ठीक है। अभी वो लोग खुद ही डिसीजन लेते हैं कब शादी करेगा कब शादी नहीं करेगा। मेरा एक रिश्तेदार है, उसको लड़के का जन्म है 12 सितंबर, लड़की का जन्म है 12 अक्टूबर। अभी शादी कर रहे हैं 12 नवंबर। तो कोर्ट में जो करेगा वही है, कोई सात फेरिया और सिंदूर लगाने की जरूरी नहीं है। अभी पेरेंट्स से ऐसे डिबेट चल रहा है, बेंगलोर में रहते हैं इंजीनियर से, क्या करें। हाँ चलता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो प्रेम विवाह के लिए तिथि, नक्षत्र, लग्न का विचार नहीं किया जाता है। इसमें केवल त्रिपदी चक्र शुद्धि का विचार किया जाता है, जिसमें सूर्य द्वारा संचारित नक्षत्र से, सूर्य द्वारा संचारित नक्षत्र से अर्थात सूर्य जिस नक्षत्र में संचारित कर रहा हो उस नक्षत्र से 5वां लिख लीजिए आप। सूर्य द्वारा संचारित नक्षत्र से 5वां, छठा, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 22वां, 23वां, 24वां, 26वां, 27वां और 28वां नक्षत्र प्रेम विवाह के लिए मंगलकारी माना गया है। बस
इससे ज्यादा देखने का जरूरत ही नहीं है। सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो उससे ये सभी नक्षत्र योग्य हो गए उसके लिए गोचर शादी के लिए। इतना कम से कम देख लेना चाहिए। हाथ जोड़ करके उन लोगों को बोलो कि कम से कम इतना तो देख लो। इतना नहीं करोगे तो अभी हम 5 दिन से आप लोगों को विवाह मुहूर्त पढ़ा रहे हैं, अब बाद में यही सूर्य संचारित नक्षत्र से कुछ नक्षत्र ऐसे आए जिसमें कि विवाह कर लेना है। ठीक है। वर के विदाई के लिए बात नहीं है, लेकिन वधू प्रवेश का बात है कि वधू यदि विवाह के समय या विवाह के पश्चात वधू का प्रवेश यदि हो तो कौन कौन से दिन होना चाहिए वो लिख लीजिए। विवाह के बाद पहले प्रवेश के लिए, पहली बार जब जा रहा है उसकी बात है, तो दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 19वें दिन, 21वें दिन, 23वें दिन, 25वें दिन, 27वें दिन और 29वें दिन अनुकूल माने गए हैं। तो ये अनुकूल माना गया है। अगर एक ही महीने में आना है तो ये हो गया कि विवाह से जो जो दिन बताया उस दिन वधू प्रवेश करेगी, तो दूसरे दिन, आज विवाह हुआ कल वधू प्रवेश कर जाएगी। तो इसलिए कभी कभी सूर्योदय होने का प्रतीक्षा किया जाता है। ठीक है। अगर लंबी दूरी जानी है, 50 किलोमीटर जानी है, रास्ते में सूर्योदय हो जाए। यदि भाई हॉल से निकले और 10 मिनट में दूसरे जगह पहुंच रहे हैं तो वेट, प्लीज वेट। अगर वधू साथ में जाएगी तो आप सूर्योदय हो जाने दीजिए। तो सूर्योदय हो जाए तो आप लेके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया? इतना तो आप जरूर बता देंगे। अब यदि पहले मास में नहीं है तो विषम वर्षों में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, जब भी वधू प्रवेश होगा तो विषम वर्ष में और विषम दिनों में वधू प्रवेश करवाया जा सकता है। बाकी यात्रा मुहूर्त देख लेना चाहिए। विषम दिनों में प्रवेश करवाया, अगर 2 महीने में, दूसरे महीने में जा रहा है तो अब कितना वो गिनती चालू रखेंगे। तो विषम दिन ले लिया गया, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, ऐसे कर लेंगे। विषम दिनों में आप वधू प्रवेश बना सकते हैं। उसमें यात्रा देख लीजिए कि पूरब वधू जाएगी अपने प्रवेश के लिए, पश्चिम जाएगी, उत्तर जाएगी, दक्षिण जाएगी, तो यात्रा निकाल लीजिए और विषम दिनों में यात्रा बना लीजिए। चंद्रमा सम्मुख है या नहीं है ये देख लीजिए। ये सब पढ़ाएंगे आगे, तो उसको लेकर के आप चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो आप लोग वधू प्रवेश को भी समझ गए। शादी में जितने भी रिचुअल्स होंगे वो सब आप बता सकते हो, करवा सकते हो बड़े आराम से। ठीक है ना? अभी नहीं नाचना शुरू करना, अभी नहीं हुआ है, मुहूर्त नहीं हुआ है, होने दो। बाजा बंद करो अभी। ठीक है ना? बजेगा नहीं डीजे, जब पंडित जी बोलेंगे तब बजेगा। ठीक है।
आज इतना ही रखेंगे। असीम सेन जी हाथ खड़ा कर दिए हैं तो बताएं। मेरा बात पूछना है, वो जो सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिक क्या है? ऐसे तो हम लोग अभी तक मालूम है, जो ब्रदर एंड सिस्टर वो ब्लड में कुछ सिमिलरिटी होती है जिसकी वजह से आगे परेशानी होती है, ऐसा विज्ञान मानता है। हम लोग तो सिर्फ बोल देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। बाकी हाँ, बाकी मुझे नहीं पता। जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि कोई करियर होता है वो दिखती नहीं है उसमें, लेकिन दोनों तरफ से अगर वही चीज आ जाएगी तो वो बीमारी दिखने लगेगी। कभी हाँ, कभी सिर्फ करियर का बीमारी। काम करता है, एक ही जीन आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं, इसलिए मना करते हैं। हमने कहा कि कुछ ब्लड में सिमिलरिटी हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत कुछ है। यही जेनेटिक कहना अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये मुहूर्त का बाद हम लोग की शादी में गौन राशि नक्षत्र दिखता है, उसका ऊपर में अभी चल रहा है ब्लड ग्रुप मैचिंग करना चाहिए। वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ए नेगेटिव ब्लड में अगर हो तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है। हम लोग राशि गौन नक्षत्र का पीछे दबते रहता है, उसका कोई ब्लड का जरूरी आगे पड़े आगे फ्यूचर में आगे तो। आएगा तो ये सभी बताया जाएगा, और क्या। हाँ, वैसे गुरुजी हॉरोस्कोप से देखते होंगे, ये मेरा जिन पंडित ने देखा था उन्होंने साथ में ये भी लिखा था रक्त संबंध उत्तम है। जब मेरा शादी के समय में मेरा हॉरोस्कोप मैच हुआ था, मेरे हस्बैंड का, तो पंडित जी ने साथ में ये भी लिखा था कि रक्त संबंध उत्तम है। तो ये भी देखा जाता होगा। तो वो कहाँ से देखा जाता है हमको ज्ञात नहीं है, कहीं मैं देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक। आशुतोष प्रधान जी। गुरुजी प्रणाम। ये मैं बोल रहा था कि ये जो सौगोत्री जो होता है ना, इसमें इशू ये होता है कि 2-3 तरह का ब्लड का डिजीज रहता है, जैसे कि थैलासीमिया हो गया, आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। ये अच्छा, सौगोत्री जो शादी होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो पहले से शायद उन लोगों को ज्ञान था, इसलिए नहीं बोल रहे थे, जो मुझे जो याद आ रहा है। और दूसरा हाँ, चीज यही सब बात होगी। और दूसरा चीज है, जो ब्लड का बात हो रहा है, नेगेटिव ब्लड वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत यही होता है, अगर अगर वो माता अगर नेगेटिव ब्लड वाले हो गए और उसके अंदर जो बच्चा रहेगा और सोच उसका पॉजिटिव ब्लड हो गया, तो माता का जो ब्लड है ना, उसका एंटीबॉडी की तरह काम करता है, बच्चे बच्चे को टिकने नहीं देता है वहां पे। उसके लिए थोड़ा नेगेटिव जो स्पेशली जो लेडीज है ना, क्योंकि वो धारण करेगी बच्चे को, और बच्चे का सोच लीजिए पॉजिटिव हो गया, तो वो दोनों मतलब एंटीबॉडी की तरह काम करेगा। तो जनरली बच्चे के लिए दिक्कत होता है। मेरा क्वेश्चन गुरुजी ये था कि अगर नानीहाल में कोई मौत हो जाए तो वही नियम लागू होना है जो जो हुआ नहीं, था। ननिहाल पर गोत्र हो जाता है, उसका नियम लागू नहीं होता। और दूसरा गुरुजी ये है कि हमारा यहाँ पे एक ये होता है कि हम गुरुवार को लड़की का विदाई नहीं करते हैं। ये ऐसा कुछ बार के तरफ से भी होता है क्या, जैसे कि वो लोग शनिवार? खाली गुरुवार को खाली दिन मान लेते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं। तो यही है गुरुजी की, ये हाँ, दोनों ही था। बाकी देखिए क्या है, ये तो एक जनरल हमने बताया, बाकी आपके घर परिवार की जो परंपरा है उसको मानना है। और दूसरा चीज गुरुजी कि हमारा यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जैसे लगन हो जाता है तो हम देव निमंत्रण कर देते हैं, और बोलते हैं देव निमंत्रण होने के बाद कोई भी मतलब माता पिता को कोई भी मतलब वो जो ये दोष नहीं लगता है, जो मौत वोत का जो जो होता है। देव निमंत्रण कहा इसलिए जाता है देव निमंत्रण, वही हमने कहा भगवती को निमंत्रण। तो लोग भगवती को निमंत्रण इसीलिए कम समय रख के देना चाहते हैं। अब पहले पहले लोग दे देते थे, सब स्वस्थ हैं 9 दिन पहले नाच गान करेंगे, कोई बात नहीं है। अब लोग सोचते हैं 3 दिन पहले दें, 5 दिन पहले दें, समझ रहे हैं ना, हाँ ताकि गुरुजी। कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चलिए, इसी में और एक बात कहना चाहता हूँ, जो सेम गोत्र में शादी तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि मामा अगर दान करेगा, मामा का गोत्र के साथ में कुछ चेंजेस करके शादी होता है, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली इतना अच्छा नहीं है। अब गुरुजी क्या बोलते हैं? जस्ट इसको
इसके विषय में हमको थोड़ा सा मैं कन्फ्लिक्ट हो गया कि मामा दान करेंगे तो लड़की का गोत्र जो मामा का गोत्र है वही हो जाएगा। बात को समझिएगा। अच्छा अच्छा तो इसीलिए अच्छा। मामा के गोत्र को भी मना कर किया जाता है। यदि मामा का अच्छा, गोत्र और लड़के वाले का गोत्र सेम हो जाए तो मामा दान न हाँ। करे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमारे कर- हिसाब से। वो बात बाकी ये ना, वो मैं बात किसी सही है। किसी समझ गया। पंडितों से पूछूं तो फिर बताऊं आपको, कोई और विशेष जानकार मिले तो ठीक बताऊं। है। चलिए, ठीक है। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी एक अगले छोटा सा, अगले दिन आएंगे तो हाँ बोलो जीवेश। ये जो प्रेम या विवाह वाला आपने बताया वो सूर्य वाला जो चक्र, तो कोर्ट मैरिज वगैरह के लिए भी कोई पूछता तो यही बता सकते हैं ना? यही बता दो। हाँ। जी। हम्म, बढ़िया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले क्लास में गुरु जी मिलेंगे एक तब ये। अनुरोध है, थोड़ा एक एक दो प्रैक्टिकल भी करवा दीजिए, जैसे कैसे नगर लगन निकलवाना है, तो हाँ हाँ उनका थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा गुरु जी। ओके। कोई भी ले लेते हैं, कोई भी जैसे पंजिका में लिखा हुआ हो, उसमें हाँ कैसे ठीक। हम लोग दे देंगे, वो थोड़ा गुरु जी हमको ठीक बता। ठीक है, कोई बात। और बहुत अच्छी बात है। तो आते हैं अगले क्लास में, देखते हैं क्या पढ़ाने का दिल करता है, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार।